प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है ना। आप देख लो, खुद की हाइट और जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। आपके साथ एक और अन्य कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी हाइट कम है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब भी क्या रहेगा, उसकी हाइट कम ही लगती है। यानी वस्तु की जो हाइट होगी वो सेम हाइट कांच में जो है प्रतिबिंब की रहती है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी आप। तो पहली जो हमारी क्लास रही थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी से, बहुत अच्छा प्यार मिला, और ये उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही प्यार आगे भी मिलता रहे। तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर लेता हूँ कि क्लास शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि अपने सभी मित्र जो है वो क्लास से जुड़ जाए। और आज हम प्रकाश से संबंधित जो दूसरी क्लास है, प्रकाश का परावर्तन, वो दूसरी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में एक बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग जनरेट की थी कि प्रकाश क्या होता है, और दूसरा हमने परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के जो नियम हैं उनकी जानकारी प्राप्त की थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया था, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर लेता हूं कि परावर्तन क्या है। कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा साइड में छोटा सा बना लेता हूं मैं। जैसे ये एक तल हो गया, एक ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और यहां पर 90 डिग्री पे हमने क्या बनाया था, अभिलंब। यही किया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। और एक हमने बनाया था ये एंगल आई एंड एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है भाई साहब। तो पहला नियम क्या कह रहा था, कि पहला नियम ये कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखो यहां पे तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि कोण आई इज इक्वल्स टू कोण, जो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। याद हो ही गया होगा आसानी से। आज आगे चलते हैं और लेते हैं हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, उसको हटा लिया जाए। ओके, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझते। देखो से मान लीजिए ये एक नॉर्मल मिरर है। सामान्य दर्पण, आईना जिसे हम कांच कहते हैं, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जो हमारे घरों में है, वो एक सामान्य दर्पण है। किस प्रकार बनता है ये हमने कल पढ़ा था कि एक पारदर्शी कांच लिया जाए, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, और उसके एक साइड में हम लोग अगर रजत पॉलिश, चांदी की पॉलिश कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, आपका आईना बन जाएगा। तो आज हम वही देख रहे हैं कि आईने में जब हम खुद को देखते हैं तो वहां पर हमें आईने में एक अन्य व्यक्ति या फिर स्वयं की जो है एक परछाई या प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। वो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वहां पे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या बनते हैं, और वहां से हमारे एग्जाम में सवाल कैसे बन सकते हैं। तो आप जो अज्यूम करते हैं, हम देखते हैं कि कांच जो है सामने रहता है, ठीक है, पर ऑन बोर्ड जब हम समझ रहे हैं तो आप दर्पण को इस तरह से लेटा के समझे कि ये दर्पण नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको ऑन पेपर समझने में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि मैं इसको खड़े फॉर्मेट में थोड़ा अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता है, तो इसको क्षैतिज फॉर्मेट में समझना है। तो जैसे मान लीजिए ये कांच है, इस तरफ हम लोग हैं, तो हम ऐसे मान लिया एक कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु हो गई है, और यहां पर हम हैं, या फिर
मैं समझ लो हमारी आंख, ठीक है, चलो डायग्राम मान लेना यार, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है, आंख बना ली मैंने, है ना, थोड़ी मृग नैनी है पर चल जाएगा, है ना। ये आंख हो गई, ये वस्तु है। कल की बेसिक जानकारी पर एक बार फिर से चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस पेन को हम देख पा रहे हैं तो कैसे देख पाएंगे, प्रकाश किरणें पेन पे गिरेगी और पेन से हमारी आंखों में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, ये पेन हमें दिखाई देगा। किया था हमने कल, इसके बारे में चर्चा की थी। पेन पे प्रकाश गिरा और पेन से हमारे आंखों में जब प्रकाश किरणें आएगी तो इस पेन का प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है, हमारी आंख की रेटिना पर बनता है, जिसे हमारा मस्तिष्क जो है रीड करता है। अब यदि इस वस्तु को मुझे कांच में देखना है तो कैसे देखूंगा, जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड एक कांच है, और अगर बोर्ड में देखना है तो कैसे दिखेगा, प्रकाश किरणें पहले क्या होगी, वस्तु से गिरेगी, वस्तु से कांच पे जाएगी और कांच से मेरी आंखों में प्रवेश करेगी। अंडरस्टूड? प्रकाश किरणें वस्तु से कहां पे गई, कांच पे गई, और कांच से आंखों में प्रवेश कर रही है। उस स्थिति में ये जो वस्तु है मुझे कांच के भीतर दिखाई देगी। इसको हम लोग ऑन पेपर देखते हैं कैसे होता है। तो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो दो किरणें हम बना लेते हैं यहां से। ये क्या हो गई, दो किरणें वस्तु से क्या हो गई, कांच पे गिर रही है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा, भाई यहां से टकराकर वापस लौटेगी। है ना, यहां से टकराकर क्या होगा, किरणें वापस लौटेगी। थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा उनमें फैलाव आएगा। इस स्थिति में हमें थोड़ा हमारी आंख को भी वापस बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आंख वापस बना लेंगे। अब बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है यार, बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, है ना। चलिए, ये हमारी आंख बन गई। तो प्रकाश किरणें वस्तु से टकराई, वस्तु से टकराकर कहां पहुंची, आंख में प्रवेश की, ठीक है, हो गई, काफी डिजाइनिंग होगी, है ना। तब ये हमें दिखाई देगी। अब इस स्थिति में हमें क्या होगा, ये किरणें ऐसी लगेगी कि ये कहीं पीछे से आ रही है ना। क्योंकि प्रकाश किरणों का गुण क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। कल हमने पढ़ा था कि प्रकाश कैसा है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो हमें यह लगता है कि ये किरणें यहां से नहीं आकर कांच के अंदर से कहीं से आ रही है। तो जब आप इनको पीछे की ओर बढ़ाते हो तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जो ये परावर्तित किरण है, किनको पीछे की ओर किन्हें बढ़ा रहे हैं हम, परावर्तित किरणों को। परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी बिंदु पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बनता है। वही चीज समझिएगा, कांच के उस तरफ है, मान लिया ये कांच है, कांच के इस तरफ वस्तु है, इस तरफ ही मैं हूं, पर ये वस्तु हम मुझे कहां दिखाई देगी, कांच के अंदर उस तरफ, है ना। वही तो होता है ना, आप अपने हाथ में एक पेन लेके कांच के सामने खड़े हो जाइए, है ना, और अगर आपको हाथ में पेन देखना है तो वो कहां दिखेगा, कांच के भीतर दिखेगा। तो ये कांच के भीतर प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या ये प्रतिबिंब वहां पर वास्तविकता में उपस्थित था, नहीं, ये सिर्फ आभासी रूप से है कि जब भी किरणें वास्तविक रूप से ना मिलकर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब किरणें कहीं पर वास्तविकता में मिलेगी तो वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और आभासी रूप से कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है।
एक और अंतर होता है इनमें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर से चलते हैं अपने बिंदु पे। अब जब हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। प्रतिबिंब की विशेषताएं जो हैं वो हमें बतानी है। तो यहां पर पहला अप्रतिबिंब, देखो यहां पर ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। वस्तु को कहते हैं, ठीक है। तो ये वहां पे वस्तु या बिंब हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है, वस्तु की दर्पण से जो दूरी है, इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं और u होता है आपके बिंब दूरी। इसे क्या कहते हैं हम? बिंब दूरी। ओके। और प्रतिबिंब की जो है दर्पण से जो दूरी है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं v से, और इसे कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें सबसे पहली चीज यह होती है कि वस्तु को आप दर्पण से जितना दूर रखोगे, पीछे प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनेगा, यानी कि v विल बी इक्वल टू u। यहां पर v का मान सदैव u के बराबर होगा। आप खुद सोच लीजिए, अज्यूम कीजिए, अगर आप कांच के बिल्कुल पास खड़े हो तो पीछे की तरफ आपको प्रतिबिंब भी कांच के बिल्कुल पास में नजर आएगा। आप जैसे जैसे कांच के साथ दूरी बढ़ाते रहो, वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब भी है वो भी क्या होगा, कांच से दूरी बढ़ाता रहेगा, है ना। तो बिंब की दूरी कहां से? वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है वो सदैव समान होती है। पहला बिंदु हो जाएगा। प्रतिबिंब की या प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी समान रहती हैं, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू। गॉट इट। दूसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है ना। आप देख लो, खुद की हाइट और जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। आपके साथ एक और अन्य कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी हाइट कम है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका प्रतिबिंब भी क्या रहेगा, उसकी हाइट कम ही लगती है। यानी वस्तु की जो हाइट होगी वो सेम हाइट कांच में जो है प्रतिबिंब की रहती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, इसे हम h डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई को हम कहते हैं h। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई समान रहती है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। तीसरा, प्रतिबिंब अभी बताया था कैसा होता है, आभासी या वास्तविक। जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। और एक चीज और याद रखना, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, ठीक है। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। वर्ड लिख लेता हूं मैं, प्रतिबिंब पार्श्व
परावर्तित होता है। अब आप कहेंगे सर ये पार्श्व परावर्तन क्या होगा, या पार्श्व परावर्तित हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? पार्श्व परावर्तित का तात्पर्य है कि जो वस्तु है, या फिर जब आप खुद जो अगर कांच में देखोगे, खुद को कांच में देखोगे, तो आपका जो दायां हाथ है वो प्रतिबिंब का कैसा दिखेगा? बायां। पार्श्व परावर्तन का तात्पर्य है कि इसमें वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा नजर आता है, और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दायां हिस्सा नजर आता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लूं, अर्थात बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग प्रतीत होता है। ठीक है, और बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है। ठीक है वो लाइन पूरी आप ऐड कर लेना। क्लियर? हाँ, पिछले वीडियो में एक कमेंट ऐसा भी आया था कि सर थोड़ा सा नोट्स के लिए समय ले लीजिएगा। तो नोट्स आप ऐसा कर लीजिएगा, मैं जब स्लाइड चेंज करूंगा, स्लाइड चेंज करने से पहले एक बार साइड हो जाता हूं, ताकि आप क्या है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, और वैसे आप पोज करके आप पूरा जो है नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ आपके समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। के समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमें ये चार विशेषताएं मिलेगी। पहली, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के समान होगी। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो क्या है, प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की जो हाइट है वो भी क्या रहती है? समान रहती हैं। तीसरा, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। एक बार अभी इस पे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बाद प्रतिबिंब पर चर्चा कर लेंगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? पार्श्व परावर्तित होगा। इसका तात्पर्य है कि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग प्रतीत होता है। ओके, ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो गया अपने। चलिए, प्रतिबिंब की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक बार मैं प्रतिबिंब पर कर लेता हूं। प्रतिबिंब जो है अपने दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये क्या होते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तब होगा जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती है। देखो, प्रतिबिंब कब बनता है? देखो, हमने दो तरह की किरणें पढ़ी है। एक किरणें होती है आपतित किरणें, ठीक है, और दूसरी होती है परावर्तित किरणें। तो जब परावर्तित किरणें आपस में मिलती है तब प्रतिबिंब बनता है ना? जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, वही जब किरणें वास्तविकता में ना मिलकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर भी बात किसकी होगी? परावर्तित किरणों की, है ना? जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है भाई साहब, बढ़िया है, आसानी समझ में आ रहा है। अगला बिंदु, जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप पर्दे पर बना सकते हो, उस इमेज को पर्दे पर शो कर सकते हो। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समझ बन रही है ना आसानी से? नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। साइंस बहुत इजी फॉर्मेट में बहुत आसानी से आपको क्लियर होने वाली है। पहले ही बताया था, आप चाहे किसी भी सेगमेंट से हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे बिंदु हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं तो शायद अगर सेल्फ पढ़ते तो भी नहीं हो पाता। और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को ये महसूस होगा कि किताब से इतने समय ऐसे ही माथापच्ची कर रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही है वो इतने सरलतम तरीके से मिल रही है। ठीक है। तीसरा बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। यह सदैव उल्टे बनते हैं, यह ध्यान रखना। प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा। और प्रतिबिंब आभासी है तो यह सदैव सीधे बनते हैं। लिखा ना अभी हमने पीछे, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, लिखा था ना अभी समतल दर्पण वाले में। प्रतिबिंब आभासी हुआ तो वह हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है, और वास्तविक हुआ तो उल्टा ही बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बारे में मिल गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा जो समतल दर्पण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर खत्म होता है। परावर्तन में मैंने आपको फिर बताया था, कल हमने जब परावर्तन के नियम पढ़े थे तब आपको एक जिक्र किया था कि केवल यही नियम नहीं है। वो जो हमने नियम पढ़े थे वो तो समतल दर्पण से जो परावर्तन के नियम है वो 2 नियम थे। आज उससे एडवांस थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज अगला जो टॉपिक है वो है अपना स्फेरिकल लेंस, सॉरी माफी चाहूंगा, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। चलिए भाई साहब, पहले ये देखते हैं क्या है गोलीय दर्पण, क्या होगा। देखो, समतल दर्पण हमने कैसे प्राप्त किया था? समतल दर्पण में हमने क्या किया था कि एक पारदर्शी कांच लिया और उस पारदर्शी कांच के एक साइड में हमने क्या किया? रजत पॉलिश कर दी। अब क्या करें, एक कांच का टुकड़ा लेना है और वो भी कैसा? तस्तरीनुमा। जैसे सपोज आप मान लीजिए हमारे पास ये एक कांच की बॉल है। केवल इसको आप वृत्त मत समझना, आप इसको बॉल के जो रूप में समझना ना, कि ये क्या है? एक बॉल है, पूरी ऐसे गोला है ना, कांच का गोला है, और वो भी कैसा? खोखला गोला है, बराबर नहीं। जैसे आपके क्रिकेट की गेंद आती है ना, खोखली बॉल आती है, टेनिस बॉल आती है खोखली, उस तरह की एक बॉल है। और कैसी है? कांच की है और अंदर से पूरी खोखली है। सेट हो गया, जूम हो गया। अब क्या करे, अगर इसको मैं यहां से काट दूं तो क्या मिलेगा? ये इस तरह की संरचना मिल जाएगी मुझे, ये संरचना अलग मिल जाएगी। भाई इसको काट के अलग कर लिया तो ये मिल जाएगी। अब ये जो संरचना मिली है ये क्या होगी? कांच की कटोरी जैसी या कांच की प्लेट, जो चाय पीने वाली जो प्लेट आती है वैसी हो गई। और कैसी है ये? पारदर्शी। किस प्रकार की है ये? पारदर्शी है। यानी मेरे को एक कांच की एक कटोरी मिल गई और वो भी कैसी है? पारदर्शी है, जिसके आर पार में देख सकता हूं। अब अगर इस पारदर्शी जो प्लेट है इसकी किसी भी एक साइड को अगर मैं रजत पॉलिश कर दूं, चांदी की पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके किसी भी साइड, चाहे मैं इस साइड में पॉलिश कर रहा हूं तब भी, या फिर अंदर की तरफ अलग पॉलिश कर रहा हूं तब भी, ये क्या बन जाएगा? ये एक
गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है, परिभाषा कैसे होगी देखते हैं एक बार। पहला परिभाषा लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या किया हमने, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक सतह पर रजत पॉलिश करने पर प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है सब। कांच का एक खोखला गोला है और उसका कोई कटा हुआ भाग है, उस कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर आप रजत पॉलिश कर दो तो वो क्या बन जाएगा, आपका गोलीय दर्पण बन जाएगा। आसान है। अब एक चीज यहां पर और देखनी है कि ये जो कटा हुआ भाग था, ठीक है, इस कटे हुए भाग के दो पृष्ठ है एक अंदर धंसा हुआ पृष्ठ है और एक बाहर उभरा हुआ पृष्ठ है। इसको आप चाहे एक प्लेट के रूप में या चम्मच के रूप में भी समझ सकते हो। चम्मच में भी ऐसे ही रहता है, एक अंदर धंसा हुआ भाग होता है, एक बाहर उभरा हुआ भाग होता है। जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है ना, अंदर धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, अवतल भाग, कॉनकेव पार्ट। ठीक है, और बाहर का जो उभरा हुआ भाग है, भाग की बात कर रहा हूं ना, दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं ना आप ऐसे दर्पण मत ले लेना, ये भाग की बात कर रहा हूं, धसे हुए भाग। और बाहर का जो भाग है, चलिए आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको हटा देता हूं। नहीं पे ठीक है, यही कटा हुआ भाग था। तो ये जो अंदर धसा हुआ भाग है, ये तो भाग क्या कहलाएगा, अवतल भाग। और बाहर का जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, उत्तल भाग कहलाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। पहली चीज तो गोलीय दर्पण क्या है कि कोई गोला है, कांच का खोखला गोला है, उसका कोई एक भाग काट दो और उस कटे हुए भाग के किसी एक साइड पर आप अगर रजत पॉलिश कर दो तो वो क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब गोलीय दर्पण के बारे में हमने पढ़े कि उसके दो भाग होते हैं, एक अंदर धसा हुआ भाग है वो अवतल भाग होगा और बाहर उभरा हुआ भाग है वो उत्तल भाग होगा। अब आप किस भाग पर पॉलिश करते हो, इस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर एक लेते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, सॉरी डबल आ रहा है, MI, कॉनकेव मिरर। देख लो, दर्पण दो ही प्रकार के बनने हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल, है ना। अवतल कौन सा होगा और उत्तल कौन सा होगा, ये एक बार सिंपल सा समझ लीजिए आप, फिर बाद में मैं वापस अलग अलग, पहले एक बार समझा रहा हूं फिर समझा के हटा दूंगा। कि हमारे पास दो हिस्से हैं, एक अवतल भाग है एक उत्तल भाग है ना। अगर आप उत्तल भाग पर रजत पॉलिश करते हो, इसमें क्या है, उत्तल भाग पर रजत पॉलिश है, तो परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तन का काम कौन करेगा, अवतल भाग करेगा। भाई किरणें यहां से आएगी इधर, यानी परावर्तन का कार्य कौन कर रहा है, अवतल पृष्ठ कर रहा है। तो ये कैसा होगा, अवतल दर्पण।
और यदि आपने अवतल भाग पर रजत पॉलिश कर दी है और परावर्तन का कार्य उत्तल भाग कर रहा है, तो यह कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। सिंपल सी एक चीज याद रख लीजिए कि किसी भी दर्पण में जो पृष्ठ परावर्तन का कार्य करेगा वो उसी प्रकार का दर्पण होगा। परावर्तन का कार्य जो पृष्ठ कर रहा है, पृष्ठ तो आपको बता ही दिया, अंदर धसा हुआ है वो अवतल है और उभरा हुआ है वो उत्तल है। ये बताया था, अंदर धसा हुआ अवतल, बाहर उभरा हुआ उत्तल। यदि अवतल भाग परावर्तन का काम कर रहा है तो अवतल दर्पण, उत्तल भाग परावर्तन का काम कर रहा है उत्तल दर्पण। सिंपल, लिख लेते हैं एक बार, देखो। डायग्राम इधर बनाऊं मैं। ऐसा दर्पण जिसमें अवतल भाग परावर्तन का कार्य करे तथा उत्तल भाग पर रजत पॉलिश की गई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आसान है सब परिभाषा। ठीक है, अवतल भाग परावर्तन का काम कर रहा है, मतलब रजत पॉलिश दूसरे पे है, उत्तल भाग पे है, तो जो परावर्तन कर रहा है वही क्या होगा, उसी टाइप का, या उसका जो नाम है दर्पण का, उस परावर्तक पृष्ठ के आधार पर हो जाएगा कि अवतल भाग परावर्तक पृष्ठ है तो अवतल दर्पण है, उत्तल, जहां उत्तल भाग परावर्तक पृष्ठ होगा वह उत्तल दर्पण होगा। अब आगे देखें कि इसमें क्या होता है कि जब इस इस दर्पण पे किरणें आपतित होती है, तो अब ये क्या करेगा, देखो यहां पे इस प्रकार से है, यहां से अगर कोई किरण आएगी, यहां से टकराकर ये अंदर आएगी या बाहर जाएगी? भाई यहां से टकराकर तो अंदर ही आएगी, यानी यहां से ये जो किरणें हैं क्या करेगा, ये अंदर आ जाएगी। सॉरी, ध्यान रखना, ये यहां से आई किरणें, दर्पण पे गिरी और दर्पण से टकराकर ये वापस अंदर की ओर मुड़ गई। अंदर की ओर मुड़ गई यानी क्या हो गई, केंद्रित हो गई। अंदर की ओर मुड़ने को हम क्या कहते हैं, केंद्रित होना या कन्वर्ज होना। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय दर्पण भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो ये हो गया। यह दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिकेंद्रीय दर्पण भी कहा जाता है। अभिकेंद्रीय दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और यहां पर एक चीज अभी लिख ही लेना, चर्चा उस पर आगे करेंगे नोट्स के रूप में, कि इसकी फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है।
ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। फोकस दूरी क्या होता है और ऋणात्मक मान क्या होता है, उसका पहले बेसिक समझेंगे, फिर चर्चा करेंगे। अभी क्या है, अवतल दर्पण की हेडिंग के रूप में हम लोग लिख रहे थे, तो परिभाषा लिख दी हमने, ठीक है। एक अभिकेंद्री दर्पण के बारे में लिख दिया हमने, और एक फोकस दूरी जो है उसका मान ऋणात्मक है, ये हमने नोट कर लिया है। और एक डायग्राम के तौर पे हमने समझ लिया कि अवतल दर्पण क्या होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण में क्या होगा, रजत पॉलिश किस पे होगी, अवतल पृष्ठ पे, और परावर्तन का काम कौन करेगा, परावर्तन का काम करेगा आपका उत्तल पृष्ठ। देखो किरणें हमेशा इधर से ही आएगी, वो अभी बताऊंगा आगे क्यों। किरणें हमेशा इधर से ही आएगी। अब यहां पर परावर्तन का काम कौन कर रहा है, उत्तल भाग, बाहर का जो उभरा हुआ भाग है वो कर रहा है। तो जो पृष्ठ परावर्तन का काम करेगा दर्पण उसी प्रकार का हो जाएगा। तो यहां परिभाषा के तौर पे मैं क्या लिख दूंगा, ऐसा दर्पण जिसमें उत्तल भाग परावर्तन का कार्य करें तथा अवतल भाग पर रजत पॉलिश की गई हो। अवतल भाग पर रजत पॉलिश की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है, आसानी से। अब तो बहुत इजी लगना है, बहुत इजी लग जाएगा ना, अवतल पढ़ लिया तो उत्तल तो इजी लगना है ना। अब देखो यहां पर वापस चर्चा करते हैं। अब देखो यही समझो भाई साहब, यहां से किरणें आ रही है, यहां से टकरा के ये अंदर आएगी या बाहर फैलेगी, दिखती बात है भाई, यहां से टकराएगी तो टकरा के तो बाहर ही फैलने वाली है। यानी यहां से टकराकर ये किरणें क्या हो जाएगी, बाहर फैल जाएगी, ये उधर चली जाएगी, है ना। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, विस्तृत करने का कार्य। तो ये अपकेंद्रीय विस्तृत करना, उसे क्या कहता है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्स करता है। उत्तल दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात विस्तृत, या मैं कह सकता हूं अपकेंद्रित कर देता है। अपकेंद्रित का मतलब होता है फैलाना, है ना, बाहर की तरफ भेजना। अपकेंद्रित कर देता है, डाइवर्स कर देता है, इसलिए इसे अपकेंद्रीय दर्पण भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर जो आपको एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है वो क्या होगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, धनात्मक। दैट्स इट, बढ़िया, आसानी से समझ में आ गया। गोलीय दर्पण
कि प्रकार जो है, गोलीय दर्पण होता क्या है, एक गोला है, गोले को काट के हमने उसके रजत पॉलिश कर ली है तो वो गोलीय दर्पण हो गया। आप किस भाग पर रजत पॉलिश कर रहे हो, इस आधार पर आपके दर्पण के जो है दो प्रकार बनते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहां पर एक बढ़िया चीज आती है, जैसे अभी हमने लिखा है कि एक फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव या धनात्मक ऋणात्मक वाले सिंबल किस तरह से लिए जाते हैं ये हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने सब ने एक बार सिलेबस को देखा ही होगा कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण है और गोलीय दर्पण से जो परावर्तन के नियम है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये नोट कर ही लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है और बढ़िया सवाल बनते हैं। ठीक है, यहां से आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो सेंस है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, यहां पे कुछ गणितीय सवाल भी। टॉपिक कुछ नहीं छोड़ूंगा आपका भाई, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लो, आपको सिलेबस के 6 बिंदु दिए हुए हैं, 6 बिंदु में आप बेसिक से लेकर डिटेल में हार्ड से हार्ड सवाल पूछ लो, वो आपकी रेंज में होगा। मैंने आपको बता दिया है, साइंस जब करके आओगे, पेपर करके आओगे, उस समय साइंस के सारे सवाल सही होने आपके। देखिए, ये हमने क्या है, एक दर्पण ले लिया, कोई भी दर्पण हो सकता है। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। मैं अपनी समझ बनाने के लिए अपने लिए एक अवतल दर्पण ले लेता हूं अभी, ताकि फिर बाद में आगे की चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, अब चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहती है कि जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, चाहे वह अवतल दर्पण में करें या उत्तल दर्पण में करें, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 5 बिंदु हैं। ठीक है, 5 बिंदुओं में से जो पहला बिंदु जो आ रहा है वो देख लीजिए। पहला बिंदु यही कहता है कि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। हो गया याद? कोई बड़ी बात नहीं। देखो, मैंने आपको फिर बताया, अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना कंटेंट हो यहां पर याद हो जाए। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में 5 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट याद हो गया, वस्तु जो है हमेशा बाईं ओर, लेफ्ट साइड में होगी, चाहे वो अवतल दर्पण ले रहे हो या उत्तल, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? लेफ्ट साइडेड रहेगा। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं कि जो आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम करेंगे क्या, हम यहां पर ये करेंगे कि जो भी हम दूरी निर्धारित करते हैं, दूरी लेंगे, वो दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, वो जरा देखें। तो देखो, मैं समझता हूं कि आपने अभी 12th बेस हम एग्जाम डील कर रहे हैं, तो 10th आपने पढ़ाई है और पढ़ा है ना। हालांकि कुछ मेरे भाई बहन हैं वो कोरोना में भी निकले हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूंगा, कोई बात नहीं है। पर ये मैं मान के चलता हूं कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, पढ़े है ना, ग्राफ पढ़े हैं, एक्स वाई एक्स वाले, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो पढ़ा है और उसी आधार पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। ग्राफ पे फिर एक बार फिर से आ रहे हैं ना, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, पढ़ा है ना भाई? याद आया कुछ? थोड़ा थोड़ा नहीं है तो अब ये याद कर लेना, और याद आ गया तो हमारे लिए चीजें थोड़ी और आसान हो जाती है। ये जो है बीच वाला पॉइंट क्या होता है? जहां पे जीरो होता है, जहां पे एक्स अक्स और वाई अक्स करते हैं वहां पे हम जीरो लेते हैं। अब यहां से जब मार्किंग की जाती है तो कैसे करते हैं? देखो, इधर एक्स की तरफ हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं, और वाई की तरफ
1 2 3 4 ऐसे, और x डैश की तरफ -1 -2 -3, है ना, और y डैश की तरफ भी -1 -2 -3 -4। याद आ गया? याद अगर आ गया तो भाई साहब ये अपने 4 पॉइंट याद हो गए। बस ये आपका जो ग्राफ का जो मूल बिंदु है उसको उठा के यहां पे दर्पण पे रख दो। दर्पण का जो मध्य बिंदु है ना, यहां पे रख दो इसको एज इट इज उठा के हम लोग अगर यहां पे रख ले तो ये अपना क्या हो गया x, ये क्या हो गया इधर x डैश, ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा y डैश। यही है ना। अब बस ये जो हम लिख रहे थे उसको हम बिंदुओं में या फिर भाषा में ऐड कर लेते हैं। अब यहां से मूल बिंदु, अपना मूल बिंदु अपने हिसाब से क्या आ गया, दर्पण आ गया। अब आप दर्पण से दाईं ओर जाओगे, राइट साइड में जाओगे तो क्या आएगा x, और x वाली दूरी हम कैसे ले रहे थे, धनात्मक ले रहे थे, यही लेना है। दर्पण की दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, दर्पण के जो राइट साइड में जो दूरी हम लेंगे वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक, और लेफ्ट साइड में लोगे तो क्या है एक्स डैश है यानी माइनस में है, यही होगा। दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। आसान है। फिर ये तो दर्पण हो गया। ये जो लाइन होती है ना बीच में, इसके लिए शब्द काम में आता है मुख्य अक्ष। अभी थोड़ी देर बाद हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। एक तो टर्म हमारे पास अभी एक फोकस दूरी आया है और एक मुख्य अक्ष अब ले रहा हूं। ये दो शब्द अभी की क्लास में मैं आपके लिए स्टैंड बाय पे रख रहा हूं कि थोड़ा सा रुके, फिर पूरा अच्छे से हम समझेंगे। ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो कुछ दूरियां हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर गिनते हैं और कुछ दूरी जो है वो नीचे की तरफ गिनते हैं। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरी कैसी होगी भाई साहब, देखो ऊपर है, मुख्य अक्ष से ऊपर आ रहा है मतलब वाई अक्ष की तरफ, वाई वाले हम क्या लिख रहे थे, प्लस ही ले रहे थे। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से नीचे आओगे तो किधर आओगे, वाई डैश की तरफ, वाई डैश यानी ऋणात्मक, वही है। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर या नीचे की तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। ये लो भाई साहब, कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद होगी अपने तो, 5 ही पॉइंट याद करने थे। आप किताब में देख लो, किताब में सर फोड़ना पड़ेगा आपको, माथा पकड़ के बैठोगे कि भाई साहब क्या कहना चाह रहा है, किधर प्लस ले जाना है किधर माइनस ले जाना है, याद ही नहीं होने। यहां सिंपली सीधे फॉर्मेट में याद होगे। पहली चीज तो सीधी है कि सब वस्तु जो है ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा बाईं ओर, ये हमेशा बाएं रहेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। लेंस से संबंधित भी अगर हालांकि हमारे पास सिलेबस में है नहीं, पर लेंस भी जब हम पढ़ते हैं तो लेंस में भी ये चीज ऐसे ही लागू होती है। लेंस में भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के ये 5 नियम ही होते हैं। अभी हमें सिर्फ दर्पण पढ़ना है। तो वस्तु सदैव बाईं ओर, और उसके बाद ये जो आपका ग्राफ वाला जो है, ग्राफ वाला सेगमेंट दिमाग में रख लो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और जो 0 0 वाला बिंदु है इसको दर्पण के मध्य बिंदु पर रख दो। फिर सारी चीजें याद है। उधर दर्पण से बाईं ओर धनात्मक, दर्पण से जो दाईं ओर है, सॉरी, दर्पण से दाईं ओर कैसी हो जाएगी, धनात्मक। दर्पण ये रहा, दाईं तरफ वाली दूरियां धनात्मक। दर्पण से बाईं ओर लेफ्ट साइड जाना है, बाईं ओर जाना है तो दूरियां कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि इधर क्या आ गया, एक्स डैश, देखो दूरियां कैसी आ रही, ऋणात्मक, उधर धनात्मक थी। मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बढ़ना है तो देखो ऊपर की ओर वाई में प्लस में आ रही वैल्यू, तो ऊपर वाली दूरियां धनात्मक। और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आना है,
नीचे की तरफ आना है तो दूरियां देखो कैसी आ रही, माइनस में, ऋणात्मक है। कितना बढ़िया, कितना आसान सा टॉपिक है ना। हम यूं ही परेशान होते हैं। तो यहां पर आपका कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वो क्लियर होता है। अब यहां पर एक सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, जो आज की जो क्लास हुई, आज जो हमने समतल दर्पण पढ़ा है, उसे लेकर आपके लिए एक प्रश्न है। एक वस्तु, क्या कह सकते हैं, बिंब को एक समतल दर्पण से दो मीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्या कह दिया प्रश्न में कि एक वस्तु को समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बताएं बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको, है ना, कितनी दूरी पर होगा। ऑप्शन दे देता हूं आपके लिए। ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर और ऑप्शन डी 4 मीटर। ठीक है, सवाल करेंगे आप। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और क्लास अगर आपने पूरी देखी है तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त। और एक बार फिर आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप विज्ञान के दृष्टिकोण से निश्चित रहिए, विज्ञान आपकी पूरी कमांड में होगी। और मेरे कुछ भाइयों और बहनों को और कहना चाहता हूं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर आप एक MCQ सीरीज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो आपके जो 6 टॉपिक है साइंस के, उन सभी 6 टॉपिक की एक बढ़िया शानदार MCQ सीरीज जो है हम लाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए और जो अपने मित्र हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उन्हें जोड़िए। आपका जो प्यार है ये हमें मिलता रहे, ये हमें मोटिवेट करता रहेगा और हम इसी उत्साह, इसी जोश के साथ पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। चलिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।